साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसका टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इसके पहले पार्ट में इस टेस्ट सीरीज के या इस प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके शेष बचे हुए 50 प्रश्नों को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये प्रश्न जो है आपकी यूपीएससी के अतिरिक्त यूपीपीसीएस तथा जो अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीएस के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कणों वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ये उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को संदर्भित करता है? तो ये जो है लाल और पीली मृदा को संदर्भित करता है। देखिए, पीली और लाल मृदाएं छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विषरण के कारण मृदा का रंग जो होता है लाल होता है तथा जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। और महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं, जबकि शुष्क उच्च भूमियों की जो मृदाएं होती हैं वो मोटे कणों के कारण अनुवर होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जाना है। सही है। दूसरा, यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह मृदा उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों में विस्तृत है। तो देखिए, ये नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा होती है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह मृदा गीली होने पर फूल जाती तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। ये सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, काली मृदाएं नहीं बल्कि जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। और काली मृदाएं जो है देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में पाई जाती हैं। और काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, जो काली मृदा होती है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। दो विशेषताएं दी गई हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है, तटवर्ती व्यापारिक पवनों का वर्ष भर प्रभाव होता है। ये कथन सही है। दूसरा, वर्षा का एक समान वार्षिक वितरण होता है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु भी कहते हैं। ठीक है। बिना किसी मानसूनी परिवर्तन के पूरे वर्ष तटवर्ती व्यापारिक पवनों से यह प्रभावित रहती है और पूरे वर्ष वर्षा का एक समान वितरण होता है। इसे कभी कभी खाड़ी प्रकार या नटाल प्रकार की जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, तापमान व्युत्क्रमण अर्थात इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, सर्दियों की सुबह तापमान के व्युत्क्रमण के कारण घना कोहरा होता है। सही है। दूसरा, यह मैदानी इलाकों की विशेषता है और यह पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई देती। ये गलत है, क्योंकि ये पर्वतीय इलाकों की विशेषता है, मैदानी इलाकों की विशेषता नहीं है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर या लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन कई बार स्थितियां बदल जाती हैं कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ता जाता है, और सामान्य ह्रास दर लैप्स रेट जो है वो उलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। प्रायः व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है और यह काफी सामान्य घटना है। देखिए, सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु जो है वो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। सर्दियों की मेघविहीन रातें, लंबी रात तथा शांत वायु
व्युत्क्रमण के लिए, इन्वर्जन के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात्रि के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, जो जमीन है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म रहती है ज़्यादा। तो इस प्रकार क्या, ऊपर जाने पे ठंडा होना चाहिए था, परंतु ऊपर जाने पे आपको गर्म मिल जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण जो है व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है भारत में विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 20% से अधिक भाग है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही है। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग 60 डिग्री है। तो लगभग नहीं, ये गलत है। लगभग 60 डिग्री नहीं, लगभग 30 डिग्री है। यदि आप इसका देशांतरी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें तो इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा केवल सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही कथन है। तो पहला, ऊर्जा के संवहनी स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है, ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित रहती है। ये कथन सही है। दूसरा, मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। अभिवहन एडवेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ADVECTION। तो मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु, जो हवा आती है या वायु आती है, वो गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत इस प्रकार से उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कन्वेक्शन कहलाती है। जो इस प्रकार से संचरण होती है ताप टेम्परेचर का, ये कन्वेक्शन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है, केवल क्षोभ मंडल तक। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन जो है वो सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में होने वाला परिवर्तन केवल ये जो क्षैतिज संचरण होता है केवल अभिवहन के कारण होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन जो लू इसी अभिवहन का परिणाम होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पहला, इसमें भारतीय प्रायद्वीप खंड की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। सही है। दूसरा, पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में करवी एंगलांग पठार इसके विस्तार हैं। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। दूसरा कथन जो है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा जो है वो कटी फटी है। जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी है, जो कच्छ से होकर के आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इनके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करवी एंगलांग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम यदि देखेंगे तो राजस्थान भी इस खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश पूर्वोत्तर भाग में स्थित मेघालय व करवी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महासागरीय धाराओं का संचलन किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो पवनों की गति, समुद्र की लवणता, कोरियोलिस बल, इन सभी के कारण प्रभावित होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में, पहला ऑक्सीजन अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, सही कथन है। यदि अपरद नाइट्रोजन से भरपूर है तो अपघटन तीव्र होता है, ये भी सही है। मृदा का पीएच अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये भी सही है। शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता नहीं, तीव्र नहीं करता है, मंद करता है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही या कौन सा या से सही नहीं है। पहला, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में, यह एक अविरत स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है, यह कथन पूर्णतः गलत है। दूसरा, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य प्रवणता के साथ, मतलब इसकी जो प्रवणता है, जो ढाल है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यह कथन सही है। तो यहां पर कौन सही नहीं, पहला सही नहीं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में 5 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदी। और इस भूभाग का आकार स्थूल रूप से त्रिभुजाकार है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, चूंकि इसकी प्रवणता जो है वो पश्चिम से पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीप की सामान्य ढाल प्रवणता को दर्शाती है, ये जो बहाव है। नर्मदा नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं, ये अपवाद हैं, जो अपसारी सीमा के कारण निर्मित हुई भ्रंश घाटियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, अन्य नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये भ्रंश घाटियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम तथा स्थिर भू आकृतियों में से एक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भ्रंश घाटियां हैं और अपसारी सीमा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्षैतिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी की भूप्रकृति के संचालनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो ये संरचनात्मक मैदान के बारे में वर्णन कर रहा है। इसके उदाहरण के तौर पर देखें तो इनमें रशियन प्लेटफॉर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान और ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय निम्न भूमि जैसे विशाल मैदान शामिल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पेनी प्लेन क्या होता है? ये अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित एक अपरदजन्य मैदान है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। परत अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। परत अपरदन भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है, सही है। दूसरा, यह मृदा की महीन और अधिक उपजाऊ शेष परत को हटा देता है, यह भी सही है। तीसरा, इसके कारण उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है, यह कथन गलत है। उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण जो है ये परत अपरदन की वजह से नहीं, अवनालिका अपरदन की वजह से होता है। ये अवनालिका अपरदन की वजह से होता है, परत अपरदन की वजह से नहीं। तो तीसरा कथन गलत, मतलब सही नहीं है। तो सही कौन सा? पहला, दूसरा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शीली भवन जिसे इंग्लिश में लिथिफिकेशन कहते हैं, लिथिफिकेशन शीली भवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है, यह तलछट के ठोस होने के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया, जो शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है वही शीली भवन लिथिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के, यहां पर उपयुक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जलधारा का आरंभ होना। दूसरा, हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब का विकास होना। भारत में शीत ऋतु के दौरान उपयुक्त में से कौन सी मौसमी परिघटना या परिघटनाएं देखी जाती हैं? तो देखिए, हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब का विकसित होना, ये तो आपके शीत ऋतु की मौसमी परिघटना में ये विशेषता है उसकी, मतलब ये होता है दूसरा वाला। परंतु जो पहला वाला है कि पूर्वी जलधारा है वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून माह में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो ये जो घटना है ये ग्रीष्म ऋतु की है, पहली वाली, शीत ऋतु की नहीं है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? पूर्वी जटधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जलधारा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है, यह कथन सही नहीं है।
पहला कथन सही नहीं, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जठधारा दक्षिण की ओर नहीं बल्कि उत्तर की ओर बढ़ता है मानसून की अवधि में, तो ये उत्तर की ओर बढ़ता है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, पूर्वी जठधारा भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने हेतु उत्तरदायी, ये सही है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वानिकी का प्रकार और उसका अर्थ देखिए। कृषि वानिकी क्या होता है? एक ही भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों को उगाना, कृषि वानिकी होती, सही है। फार्म वानिकी अपनी कृषि भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाना फार्म वानिकी होती है, ये भी सही है। तीसरा, शहरी वानिकी शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना, ये शहरी वानिकी होती है, ये भी सही है। तीन के तीनों यहां पर सुमेलित हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ज्वार भाटा के संदर्भ में जो टाइट्स आते हैं, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं, दो उच्च दो निम्न आते हैं। दूसरा, सही है कथन। दूसरा, ज्वार भाटा पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति के कारण घटित होते हैं, दूसरा कथन भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही हो गए। तीसरा, ये ज्वार भाटे के समय क्या होता है? ये ज्वार नद मुखों से प्रदूषित जल को हटाने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें। बोल्ट्जमैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करंट का क्वेश्चन है। पहला है, दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है, ये कथन सही है। 3 वर्ष में एक बार। दूसरा, सीवी रमन यह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, ये कथन आपका गलत है। कैसे? देखिए, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER में प्रतिष्ठित प्राध्यापक के रूप में कार्यरत एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक के लिए चयनित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले वह पहले भारतीय, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय कौन है? दीपक धर हैं। तो यहां पर पहला कथन सही, दूसरा सही नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। पहला, भांगर या बांगर पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है, सही है। जो बांगर या भांगर होता है ये पुराने जलोढ़ मृदा होते हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। दूसरा, खादर बाढ़ वाले मैदानों में नए निक्षेप हैं और ये उपजाऊ होते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है और ये उपजाऊ होते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, स्टेलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हिम स्तंभ टाइप के होते हैं, जो चूनेदार मिट्टी होती है, चूना पत्थर वाली जो मिट्टी होती है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं अधिकतर। तो पहला कथन सही है। दूसरा, स्टेकलाइट स्टेकलाइट जो है छत से लटकते हुए बनते हैं, तो सही है, ऊपर से ये लटके रहते हैं भूमिगत कंदराओं की छत पर। तो दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आयुष्मान की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, केवल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, भारत में यह केवल गुजरात पाया जाता है, ये सही है। सिम्बा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है, ये कथन सही। दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में गुजरात वन विभाग सिम्बा, जिसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग वेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन, का उपयोग करने की योजना बना रहा है। आगे चलते हैं। भारत के असैन्य परमाणु समझौतों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते हैं? तो देखिए, भारत के असैन्य परमाणु समझौते वर्तमान में 14 देशों के साथ है, 14 देशों के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, वियतनाम शामिल, परंतु इसमें इजराइल शामिल नहीं है, ध्यान रखिए, इजराइल शामिल नहीं है। तो 1 2 4 5 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में देखिए, भारत ने वर्ष 2023 से फ्लीट मोड में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। फ्लीट मोड के तहत पहली बार कंक्रीट डालने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की उम्मीद है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत जो है 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22
रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। आगे चलते हैं। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन दिए गए हैं, एल नीनो के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला है, यह भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इससे समुद्र का जल जो गर्म हो जाता है। तो पहला वाला सही है। दूसरा, एल नीनो घटनाक्रम भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी होती है, ये भी सही है। तो ये हमारे मानसूनी जो वर्षा होती है उसे काफ़ी प्रभावित करता है। देखिए, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। एल नीनो घटना के कारण वर्ष 1990, 91, 98, 2006-07 और 2015-16 में देश के अधिकांश भागों में मानसून के आगमन देरी हुई अथवा पूर्ण रूप से मानसून विफल हो गया था। तो ये दोनों दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्यूरोशियो धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जापान के तट से प्रारंभ होकर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि क्यूरोशियो धारा जो है फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है और जापान के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जहां यह उत्तरी प्रशांत धारा जो ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। तो जहां यह उत्तरी प्रशांत धारा के पूर्वी प्रवाह के साथ मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो पहला वाला आपका कथन गलत हो गया। दूसरा, यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्रगति गायर का एक भाग है, ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दर्रे और राज, इन्हें हमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए, जोजिला ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में सही है। जेलेपला सिक्किम में है। जेलेपला हो गया, नाथुला हो गया, ये सिक्किम में है। तो दूसरा वाला भी सही हो गया। बारालाचा दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है। बारालाचा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जम्मू कश्मीर में लद्दाख से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपका पहला और चौथा सुमेलित नहीं, जबकि दूसरा तीसरा सुमेलित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? जल विज्ञान संबंधी सूखे का, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी जो है, ये जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा जो होता है, देखिए जल विज्ञान संबंधी सूखा होता है, ये क्या होता है? यह सूखा तब पड़ता है जब विभिन्न जल संग्रह स्थानों जैसे कि जलवृतों, झीलों, जलाशयों इत्यादि में जल की उपलब्धता का स्तर वर्षा द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। और वहीं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? वह यह एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक एवं स्थानिक वितरण भी असंतुलित रहता है। तो जो पहला वाला है कि सामयिक एवं स्थानिक वर्षा के असंतुलित वितरण के साथ लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा, ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है, ठीक है। जबकि जो मृदा आर्द्रता के दबाव के कारण फसल का खराब होना, ये क्या है? ये कृषि सूखा है। ये जो है आपका कृषि सूखा, जबकि जल की कमी के कारण पारितंत्र की उत्पादकता में कमी होना, ये पारिस्थितिकी सूखा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही? पहला, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। पहला वाला कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम नहीं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं, ये कथन सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे जो चक्रवात होते हैं, ये जो बहिरुष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, को लहर चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है। ये मध्य या उच्च अक्षांशों में बृहद क्षैतिज तापमान भिन्नता वाले क्षेत्रों में निर्मित होने वाला एक प्रकार का झंझावात है। इन चक्रवातों का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है और यह स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग बहुत अधिक होता है और यह अधिक विनाशकारी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में
बहिरुष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। विषुवत रेखा पर पवन जो है वो समदाब रेखा के समकोण पर 90 डिग्री पर बहती है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, कोरियोलिसिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियोलिसिस बल जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। ये भी कथन सही है। दो के दोनों से जो कथन है यहाँ पर वो सही है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां यहां पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है एवं यह उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का वर्णन करता है? तो देखिए, ये मोजावे मरुस्थल जो कि अमेरिका में इसका वर्णन करता है, जबकि पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? ये आपका अर्जेंटीना का मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका। गिब्सन मरुस्थल ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से गुजरती है, परंतु यूरोप से होकर के यह नहीं गुजरती है। अगला है, यह एक गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है, बादल है, जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। यह ऊपर उठने वाली संवहनी धाराओं से संबद्ध है। इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। तो ये कौन सा है? उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित किस प्रकार के मेघ का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है कपाशी मेघ, ये बी ऑप्शन, कपाशी क्यूमुलस या CUMULUS क्यूमुलस मेघ का ये वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो 34 देखते हैं। पहला है, आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में से मिलकर बना है। इसमें महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे वर्ष हिम से ढका रहता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल की अन्नपूर्णा, कश्मीर का नंगा पर्वत और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी शामिल हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे कई ग्लेशियर आंतरिक हिमालय से निकलते हैं। ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये हिमनद क्रमशः गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना नदियों के जल के बारहमासी स्रोत हैं। ये आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? ये कर्क रेखा जो है कुल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कुल 17 देशों से गुजरती है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो ये जो 8 राज्य हैं जिनसे गुजरती है, उसमें आपका इन 8 राज्यों में आपका कौन सा शामिल है? एक सेकेंड। त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। बी ऑप्शन 2 एंड 3। परंतु उड़ीसा और असम से नहीं। देखिए, 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात के जसदान से, राजस्थान के कलिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से, त्रिपुरा के उदयपुर से और मिजोरम के चंफाई से गुजरती है, जिसमें उड़ीसा और असम का नाम नहीं शामिल है। और ध्यान रखिएगा, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में, जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है। दूसरी बार जब यह गुजरात में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं। जैविक हथियार अभिशमय BWC, जैविक हथियार अभिशमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है। सही है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। सही है दोनों कथन। तीसरा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। हाल ही में यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सभी देशों से जैविक और विषाक्त हथियार अवशमन के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। ये जो अवशमय रहा है, जैविक हथियार अवशमय, इसे 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर किया जाने से प्रारंभ हुआ और यह 26 मार्च 1975 को लागू होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। ये कथन जो है गलत है। देखिए, पवन और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, तो वो हरित हाइड्रोजन होता है। ठीक है। दूसरा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है। ये तमिलनाडु में प्रारंभ नहीं की गई है, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना को आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से संचलन मंद बृहद संचलन के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो इसमें जो मृदा सर्पण सोलिफिल्यूकेशन, तो मृदा सर्पण में ढलान पर मंद गति से नीचे की ओर गिरने वाली मृदा या जल से संतृप्त अथवा चिकनाई युक्त महीन दाने वाली चट्टान का मलबा शामिल होता है। यहाँ पे केवल पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। नहीं, ये अलग अलग होता है, समान दर से नहीं घटता है। तो दूसरा कथन जो है, देखिए पहला थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखें तो महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से प्रेषित होती है, पहुंचती है। ठीक है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल वाला भाग जो है वो कम है। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 40। ये क्या है? भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। सही है। दूसरा, यह मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। ये भी सही है, दो के दोनों सही है। इसी वजह से मानसूनी वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त पर्वतमालाओं का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम हमें बताना है। देखिए, सबसे पश्चिम में कौन सी है? सबसे पश्चिम में सतमाला है, सतमाला श्रेणी सबसे पश्चिम में। फिर इसके बाद महादेव हिल्स आएगा, सतमाला के बाद महादेव, ऐसे सतमाला के बाद ग्वालियर हिल्स आता है, फिर महादेव हिल्स आता है, परंतु यहाँ ग्वालियर हिल नहीं है। यदि ग्वालियर हिल होता तो सतमाला के बाद ग्वालियर हिल, फिर महादेव हिल आता। अब महादेव हिल के बाद कैमूर की श्रेणी आती है, कैमूर की श्रेणी के बाद जो है रामगढ़ हिल आती है। तो आपका सतमाला 2, 2 1 3 4 था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है अरब सागर में, तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता तीव्रता से घटती नहीं, लवणता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो दूसरा गलत है।
पहला सही है। देखिए, अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक होती है। तो यहाँ पर पहला सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, रायपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो जयपुर राजस्थान सबसे पश्चिम में चला जाएगा। सबसे पूर्व में कौन सा आएगा? सबसे पूर्व में आपका रायपुर छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद फिर कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ आ जाएगा। फिर आपका एमपी का भोपाल आ जाएगा और सबसे लास्ट में राजस्थान का जयपुर। तो ये आपका हो जाएगा 1324, 1324, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है? स्टेपी प्रकार की, स्टेपी जलवायु को समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, समशीतोष्णीय या समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। तो देखिए, पहला, उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पहला कथन सही है, उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। नहीं, ये कथन सही नहीं, पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन का मात्रा नगण्य हो जाती है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है। सही है। 0.036% करीब है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी सही है, दो के दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? मोलासेस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। देखिए, मोलासेस होता क्या है? मोलासेस महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल समूह होते हैं। ये मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर और सेल से बने होते हैं। निक्षेपण क्या है? पर्यावरण में समुद्र तट, लैगून, नदी प्रवाह क्षेत्र और पशजल या कायाल अनूप शामिल है। निक्षेपण पर्यावरण में समुद्र तट, लैगून, नदी प्रवाह क्षेत्र और पशजल या जिसे कयाल कहते हैं, कयाल अनूप शामिल है। मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदु गैर समेकित निक्षेपों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 4 देश दिए गए। उपयुक्त देशों में से कौन से भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? भूमध्य सागर के साथ देखिए, भूमध्य सागर के साथ सीमा जो है कई सारे देश साझा करते हैं, जिसमें आपका स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, माल्टा है, स्लोवानिया है, क्रोशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को है। परंतु इसमें जॉर्डन कहीं भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो जॉर्डन इसमें शामिल नहीं है। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, जबकि स्पेन, साइप्रस, सीरिया की लगती है। इसलिए 124 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजिल मिशन के बारे में, तो यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है। सही है। यह पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। ये कथन गलत है। ये मिशन जो है, यह मिशन हमें पृथ्वी पर आने वाले सौर तूफानों की अग्रिम चेतावनी देगा। सौर तूफानों की। तो पहला तो सही, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तांबा एवं एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत का संचालन करते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, ये कांच जैसे विद्युत रोधी इंसुलेटर से अधिक, लेकिन तांबा एवं एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध चालक से कम विद्युत का संचालन करते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। ये सही है। इनका उपयोग कम्युनिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तो दो तीन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये करंट से रिलेटेड है। इसमें जो इसका पृष्ठभूमि है वो क्या है कि कोविड संबंधी व्यवधानों के कारण अर्धचालकों सेमीकंडक्टर की आपूर्ति घट गई थी, परंतु निर्माण श्रृंखला के पुनः सामान्य होने के साथ आपूर्ति में वृद्धि होने लगी है। अर्धचालकों की आपूर्ति पर अब यूक्रेन संकट के कारण एक बार फिर से
खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसा दो प्रमुख कच्चे माल नियॉन और पैलेडियम की आपूर्ति बाधित होने के कारण हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपर्पटी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? तो देखिए किसके साथ, अभिसरण सीमा, अभिसरण सीमा और आपका अपसारी सीमा, इनके साथ जो है प्लेट सीमा, ये जो है भूपर्पटी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है अपसरण सीमा और अपसारी सीमा पे, रूपांतरण सीमा पे नहीं। तो 1 और 2 सही। देखिए इसके बारे में देखते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसरण सीमा कहते हैं। अपसरण सीमा पे क्या होता है, भूपर्पटी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसे अपसरण सीमा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, जहां दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा से अलग होती हैं, ये इस प्रकार से अलग होती हैं या विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का यहाँ पर निर्माण करती हैं, उन्हें अपसारी सीमा कहते हैं। तो अपसारी सीमा पे भूपर्पटी का निर्माण होता है, अभिसरण सीमा पे भूपर्पटी का नाश होता है या नष्ट होती है। जबकि जो रूपांतर सीमा है वह एक रूपांतर सीमा वह होती है जहां ना तो कोई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है। तो पहला और दूसरा सही है। इस प्रकार से यहाँ पे 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।